जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको अपना रोज़मर्रा का जो दिनचर्या थी उनको गुजारना मुश्किल हो गया। आय के साधन पूरी तरह से बंद हो गए। अब अभी कुछ दिन पहले प्रदेश सरकार ने एक और जो पाबंदी है वो लगाई है कि हिमाचल प्रदेश में जो हाई लोडेड सिटीज़ हैं, हाई लोडेड राज्य हैं, उन राज्यों से हिमाचल प्रदेश आने वाले लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे पहले की साथ लानी होगी। अब इस रिपोर्ट के बाद हिमाचल प्रदेश में जो होटल एसोसिएशन, टैक्सी एसोसिएशन और जो अन्य लोग हैं उनका क्या कहना है, हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट का फुटफॉल किस लेवल तक प्रभावित हुआ है, इस पर बात करने के लिए कुछ एसोसिएशन के लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अगर हम होटल एसोसिएशन की बात करें तो महेंद्र सेठ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे देखते हैं आप, कितना प्रभावित टूरिज़्म हुआ है कोरोना संक्रमण के कारण? देखिए, पहले से ही आपको मालूम है कि 1 साल पहले भी जो है हमारा सीज़न स्टार्ट होने से पहले ही जो है लॉकडाउन हो गया था और 7-8 महीने हमारे होटल बंद रहे। और अभी हम ये उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि जो बुकिंग्स आई थी वो काफ़ी एक इशारा करती थी कि आने वाला जो समर सीज़न है एक बहुत अच्छा सीज़न निकलेगा। मगर अनफॉर्चुनेटली वो अप्रैल की शुरुआत होते ही जो है वो कोरोना की दूसरी लहर आ गई, और जिसके कारण कि महाराष्ट्र और गुजरात वगैरह में जो है वो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो गई। और मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि हमारा जो हिमाचल का पर्यटन जो है वो अप्रैल और मार्च के महीने में पर्टिकुलरली जो है वो सारा जो दारोमदार होता है वो होता है गुजरात और महाराष्ट्र पे। वहाँ से सबसे पहले टूरिस्ट आना शुरू करता है और उससे हमारी जो है ऑक्यूपेंसी लेवल्स बढ़ जाते हैं। मतलब जो टूरिस्ट आते हैं वो इन जो हाई लोडेड स्टेट्स सरकार ने अभी डिक्लेयर किए हैं उनसे मैक्सिमम टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश इस सीज़न में आते हैं, आपका कहने का मतलब? मार्च और अप्रैल के महीने में गुजरात और महाराष्ट्र से आने शुरू होते हैं। उसके बाद हमारा जो वीकेंड टूरिज़्म है वो जो अभी नेबरिंग स्टेट्स जैसे पंजाब, राजस्थान और ये जो जहाँ पर जो अभी ये कहा गया है कि नेगेटिव रिपोर्ट ला के आने के लिए, तो हमारा जो वीकेंड टूरिज़्म है वो भी प्रभावित हो गया है। क्योंकि हमारा जो अप्रैल, मई, जून जो 3 महीने हैं हमारे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट समय होता है, क्योंकि समर सीज़न में ये है जो हम अपना 65% के करीब का जो टोटल रेवेन्यू हमको रिक्वायर्ड होता है वो उसको हम अर्जित करते हैं। मतलब पूरी साल की टूरिज़्म का 65% रेवेन्यू इन्हीं आने वाले 2 या 3 महीनों में हम अर्जित कर पाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 65% के करीब हम इसी कारण कर पाते हैं, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में लोग इधर का रुख करते हैं और ज़्यादा लोग टूरिस्ट आते हैं, और इससे जो है हमारा रेवेन्यू जो है बहुत ज़्यादा मिलता है हमको इसलिए। और अभी जैसे हमने आपको बताया कि बुकिंग शुरू हुई तो हमारे जितने भी टूरिज्म यूनिट्स थे उन्होंने दोबारा से जो हमारी एनुअल मेंटेनेंस होती है उसको किया, कि ताकि आने वाले समय में पर्यटकों को वेलकम किया जा सके, अच्छी तरह से उनको सुविधा दी जा सके। पर अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पास पैसा बचा था वो भी हमने होटलों पे लगा दिया, और अब स्थिति हमारी ये बन चुकी है कि हम जो है डेली के जो हमारे एक्सपेंडिचर हैं उसको भी निकालने में सक्षम नहीं रह गए। कहना चाहूँगा मैं, एडवाइज़र आप हैं, कैसे देखते हैं शुरू से अगर हम बात करें जब से कोरोना संक्रमण हुआ है अभी तक सरकार के रोल को और आपके टूरिज़्म सेक्टर को कितने लेवल तक प्रभावित हुआ है, और फ्यूचर कैसे देखते हैं आप? सर, हमारा तो सेक्टर जो है टूरिज़्म का सारा टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जो सीजनल है, जो कि अप्रैल में जून में हमारे पास आता है, वो तो ख़त्म हो गया। वो पिछले साल भी ख़त्म हो गया था, इस साल भी ख़त्म हो गया, और आगे आने वाले टाइम में जो सरकार इसके ऊपर कोई डिसीज़न नहीं लेती बहुत जल्द, तो ये सब ख़त्म हो जाएगा। और हम नहीं, ऐसा नहीं लगता कि हम स्टाफ को और जो बाकी खर्चे उनको पूरा कर पाएंगे। जी बिल्कुल, स्टाफ की बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही, क्योंकि एक स्टाफ रखा होता है उसको कंटिन्यू भी करना होता है, तो उनकी सैलरीज और ड्यूज़ कैसे करते हैं? क्या स्टाफ की भी फिर स्क्रूटनी की कोशिश की जाती है? कैसे इन चीज़ों को मैनेज करते हैं? वैसे ये तो अब हमको देखना ही पड़ेगा जी, स्टाफ की स्क्रूटनी भी करनी पड़ेगी, क्यों हम सैलरीज को कब तक अपने हाथ, अपनी जेब से देते रहेंगे। अब कस्टमर ख़त्म हो गया, काम ख़त्म हो गया, बैंक्वेटिंग ख़त्म हो गई है, और सब कुछ ख़त्म होने के कारण स्टाफ को वापस भेजना पड़ेगा, और स्टाफ को कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मैनेज करें, हमारे को खुद ही समझ नहीं आ रहा है। जो शादियों के ऊपर जो पाबंदी लगाई है लोगों को इकट्ठा होने की, इंडोर में 50 और आउटडोर में 200 लोगों की, उसका प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ा होगा, क्योंकि अब जो सीज़न है नवरात्रि जो शुरू हो रहे हैं और अधिकतर शादियां इसी सीज़न में होती हैं, तो इसका कितना बड़ा लॉस आप देखते हैं? क्योंकि एक प्लानिंग बनाई होती है सभी बिजनेसमैन ने कि आने वाले समय में इतना इन्वेस्ट करेंगे और इतनी इनकम हमारे होने वाली है, उसको कैसे देखते हैं शादियों वाली रिस्ट्रिक्शन? सर, शादियाँ तो सब ख़त्म हो गई हैं जी, कैंसलेशन ज़्यादा है। कोई जिनकी शादियाँ 200 आदमी की थी वो 50 आदमी की, या तो शादी करना नहीं चाहता है या वो वेन्यू चेंज करने जाते हैं, क्योंकि वेन्यू, हमारे वेन्यूज़ बड़े होने के कारण
उनको खर्चे में पूरा उनको पढ़ते में नहीं आते, इसलिए वो वेन्यू चेंज कर देते हैं, या वो बोलते हैं कि हम लोगों को शादी करनी ही नहीं है इस टाइम के अंदर, इट विल बी इसके बाद करेंगे या हम करेंगे ही नहीं अभी। तो वो तो सारा कुछ देखते हुए हम लोग तो इस टाइम ऐसी कंडीशन में आ गए हैं कि पॉकेट से पैसे देके भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लोन की या जो और तमाम कोशिशें हैं, क्या वो अब आपको लग रहा है वो चीज़ें इजीली अवेलेबल हो रही हैं? क्योंकि बिजनेस में लोन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो जो सरकार की तरफ से स्कीम्स हैं उनका कुछ बेनिफिट्स हो रहा है, या कुछ जो सुविधाएं सरकार की तरफ से क्या वो मिल पा रही हैं? सुविधाएं सरकार तो देना चाह रही है जी। बैंक के पास हम जाते हैं तो बैंक हमको बोलते हैं कि आप ये चीज़ें लेकर आओ, जो कागज़ कभी पूरा करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं नहीं समझता कि हम लोगों को ज़्यादा बैंक से अभी इस टाइम के अंदर कोई बहुत ज़्यादा मदद मिल पाएगी। टूरिज्म सेक्टर जुड़ो लोगों ने जो लिए हुए उनको मतलब बैंक कुर्की करने को तैयार हो गया हुआ। तो सरकार से हम ये कहना चाहते हैं सर, हम भी आपके लोग हैं, हम भी आप लोगों को ही सपोर्ट किया है। तो इस हालत में अगर सरकार हमारे को साथ नहीं देगी तो इलेक्शन में आने वाले टाइम में हम सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा सर। बिल्कुल। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि गाड़ियां ज़रूर किस्तों पे ली होती हैं, छोटे व्यापारी होते हैं, तो कैसे आजकल के दिनों में सारी चीज़ें चल रही हैं? आजकल के दिनों में सर घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कोई भी दिन को कोई भी जैसे सिंगल टैक्सी वाला है, कोई भी फेरा नहीं लग रहा है, कोई टूरिस्ट नहीं आ रहा है, बसेज नहीं आ रही हैं, बसेज में 2 या 3 टूरिस्ट लोग आ रहे हैं। तो उसमें से अब शिमला में ही इतनी टैक्सी यूनियन है, किसी का कोई काम नहीं चल रहा है, सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। फाइनेंसर गाड़ियाँ उठा रहे हैं सर, काफ़ी लोगों की हमारे फाइनेंसरों ने गाड़ियाँ उठा ली हैं, उनकी बोलियाँ लग रही हैं। लोगों का घर चलाना मुश्किल है, बच्चों की किस्तें देनी है, स्कूल की फ़ीस देनी है, तो बहुत मुश्किल है सर। अगर पिछले 1 साल से जो जमा पूंजी होती है, जो प्लानिंग होती है, वो अब कैसे मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि पिछले साल तो लगभग क्लियर था कि लंबा समय लग सकता है, लेकिन अब दूसरा स्ट्रेन आया था जो हिमाचल में एक्सपेक्ट नहीं किया गया था इस लेवल पर कि ये व्यवसाय प्रभावित हो जाएंगे या रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी। तो अब फ्यूचर प्लानिंग कैसे करेंगे? क्योंकि अब आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि लंबा चल सकता है। बहुत मुश्किल हो रही है फ्यूचर प्लानिंग की, क्योंकि जो भी थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी सारी ख़त्म हो चुकी है। पिछले साल सारी 40-40, 50 हज़ार स्कूल की फ़ीस भरी है, गाड़ियों की EMIs भरी है, कोई भी राहत नहीं मिली कोरोना टाइम में भी। गवर्नमेंट ने बोला था कि थोड़ी स्थिति ठीक आएगी तो किस्तें लेनी शुरू करेगी, लेकिन उन्होंने लॉकडाउन में ही सारी गाड़ियों की किस्तें लेनी स्टार्ट कर दी, एक भी किस्त नहीं छोड़ी। और उसके ऊपर ओवर ड्यू लगा दिया, जिन्होंने किस्तें नहीं दी ओवर ड्यू लगा दिया, जिनकी किस्तें टूटी उनकी फाइनेंसरों ने गाड़ियाँ उठा ली। तो अब तो समय ऐसा आ गया है कि अब बच्चों की फ़ीस भी भरने के लिए पैसे नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। जी बिल्कुल। तो इस वक्त हमारे साथ टूरिज़्म सेक्टर से जुड़े जो दो मेजर सेक्टर थे, होटल्स और ट्रांसपोर्टर्स, उनके साथ हमने इस वक्त बात की। और ज़रूर प्रभावित सभी सेक्टर हुए हैं, लेकिन टूरिज़्म, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा हिस्सा लोगों की आय का पर्यटकों से रहता है, ये दोनों सेक्टर्स बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। और प्रदेश सरकार से मांग की जा रही है कि कुछ राहत इनको दी जाए, या फिर कुछ प्लानिंग इस तरह से की जाए कि भविष्य में जल्द से जल्द जो है तो ये दोनों जो टूरिज़्म सेक्टर है वो आंशिक रूप से शुरू हो सके। कैमरामैन लकी के साथ राजेंद्र शर्मा, ETV भारत, शिमला।